नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 8 मई 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन डेली मिल जा रहे होंगे। मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि हम हर रोज सुबह 7 बजे अपना वीडियो रिलीज करते हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हो तो आप डायरेक्ट मेरे चैनल डायनेमिक डीके पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। हमारे आज के वीडियो में एनडीआरएफ, एनएचआरसी, एसबीआई और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज का जिक्र आया है और एक आध योजनाओं का नाम आया है, तो आप उन्हें जानने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम गैस रिसाव दुर्घटना के में बचाव कार्य का जायजा लिया और कल नई दिल्ली में आयोजित एक हाई लेवल की मीटिंग में आपदा से प्रभावित क्षेत्र की सुरक्षा के साथ साथ प्रभावित लोगों के बचाव के लिए उठाए गए कदमों पर भी विचार विमर्श किया। अभी आपको पता होगा कि जो विशाखापट्टनम है उसमें कल एक फैक्ट्री में गैस रिसने से लगभग 11 लोगों की मौत हो गई थी और 1000 के आसपास लोग प्रभावित हुए थे। तो इसमें जो बैठक प्रधानमंत्री ने की है उसमें हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह और बाकी कई सीनियर ऑफिसर मौजूद थे। जो हमारा नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स है उसके दल ने रसायन, जैविक, रेडियोलॉजी और परमाणु सुरक्षा से संबंधित विशेषज्ञों को राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के सहयोग के लिए विशाखापट्टनम में तैनात किया गया है। एनडीआरएफ के दल ने दुर्घटना स्थल के दायरे में रह रहे लोगों को बाहर निकाल दिया है। उसके अलावा इसके बाद जो हमारा एनएचआरसी है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसने विशाखापट्टनम में गैस लीक होने से हुई कई लोगों की डेथ और उनके बीमार पड़ने पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और आंध्र प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट है उसे नोटिस जारी किया है और राज्य का जो डीजीपी है उन्हें इस मामले में एफआईआर दर्ज करके जांच की स्थिति के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया है। बढ़ते आगे, हमने कल वंदे भारत मिशन की बात की थी। तो कोरोना वायरस पूर्णबंदी के दौरान इसके चलते विदेशों में फंसे करीब 14,800 भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने का सबसे बड़ा अभियान वंदे भारत मिशन कल से शुरू हो गया है। इस दौरान 13 मई से 64 उड़ानें जो है वो ऑपरेट की जाएंगी और पहले सप्ताह में सबसे अधिक उड़ानों के माध्यम से जो गल्फ कंट्रीज हैं उनसे भारतीय नागरिक वापस लाए जाएंगे। यूनाइटेड अरब अमीरात जो है उससे आज 2 विमानों में 350 से ज्यादा भारतीयों को स्वदेश लाया जा रहा है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो लोग फंसे हुए हैं उनसे संबंधित देशों के भारतीय दूतावास के साथ संपर्क में रहने की अपील की है। बोर्डिंग से पहले सभी जो यात्री होंगे उनको 14 दिन की अनिवार्य क्वारंटाइन में रखे जाने के लिए एक अंडरटेकिंग ली जाएगी। उड़ान में सवार होने के समय सभी यात्री थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरेंगे और केवल ऐसे यात्रियों को ही सफर करने की अनुमति होगी जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं होंगे। सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होगा और भारत पहुंचने पर यात्रियों की एक दोबारा टेस्टिंग होगी और कोरोना के लक्षण पाए जाने वाले यात्रियों को 14 दिन के लिए चिकित्सा सुविधा केंद्र में रखा जाएगा और यदि लक्षण नहीं भी हैं तो भी उन्हें एहतियात के तौर पर 14 दिन के लिए घर में सेल्फ क्वारंटीन में रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। हमने कल ऑपरेशन समुद्र सेतु की बात की थी जो हमारी नेवी जो है वो चला रही है। इसके तहत भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए हमारी नेवी का जो पोत है वेसल INS जलाश्व वो मालदीव की राजधानी माले पहुंच गया है। ये जहाज कल लगभग 700 भारतीयों को लेकर कोच्चि के लिए रवाना होगा। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल जापान के विदेश मंत्री तोमिसित्सु मोटेगी के साथ बातचीत की। श्री जयशंकर ने कहा कि उन्होंने कोरोना वायरस की स्थिति के मद्देनजर नागरिकों की वापसी पर चर्चा की। हमारे गृह मंत्रालय ने देश के बाहर फंसे जितने भी इंडियंस हैं और भारत में फंसे विदेशियों के आवागमन की जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है उसके संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार बेहद जरूरी कारणों से विदेश यात्रा करने वाले और विदेशों में नौकरी छूट जाने की वजह से भारत आने के इच्छुक प्रवासी मजदूरों को यात्रा में प्रायोरिटी दी जाएगी। अल्पावधि वीजा की अवधि समाप्त होने, चिकित्सा संबंधी आपात कारणों, प्रेग्नेंट वीमेन और बुजुर्गों को भी आने जाने में प्राथमिकता दी जाएगी। इस यात्रा का खर्च जो होगा वो यात्री खुद वहन करेंगे। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 52,952 हो चुकी है। 15,266 लोग इससे अब तक ठीक हुए हैं जबकि 1783 लोगों की इससे अब तक डेथ हुई है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में कोविड-19 से होने वाली जो डेथ रेट है वो 3.3% है और जबकि स्वस्थ होने की जो रेट है वो है 28.83%। तो ये इंप्रूव हो रही है काफ़ी हमारे यहाँ। देश में जांच क्षमता बढ़ाई गई है और हर रोज लगभग 95,000 जो सैंपल्स हैं उनकी जांच की जा रही है। अब तक 13,57,000 लोगों को की कोविड-19 की जांच की जा चुकी है। पिछले 7 दिनों से 180 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हमारे जहां पर कोरोना की इन्फेक्शन का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में
कोरोना इन्फेक्शन का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की। केंद्र सरकार ने कल कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 17 लाख टन अनाज ले चुके हैं। ये 3 महीने के लिए आवंटित कुल अनाज का लगभग 58% है। योजना के तहत देश भर में करीब 80 करोड़ लाभार्थियों को 3 महीने के लिए 5 किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जा रहा है। बात करते हैं व्हीट और राइस प्रोक्योरमेंट की। देश भर में लॉकडाउन के बावजूद रबी सीजन में गेहूं और धान की खरीद पूरे जोर शोर से जारी है। 400 लाख टन गेहूं की खरीद के लक्ष्य के साथ कल तक केंद्रीय भंडार में 216 लाख टन अनाज आ चुका है। हमारे जो एमएसएमई के मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, उन्होंने कल कहा कि उद्योगों को सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए और कोविड-19 से उबरने के बाद अवसरों का इस्तेमाल करना चाहिए। श्री गडकरी ने जोर देकर कहा कि उद्योगों को ये एंश्योर करना चाहिए कि उनके कामगारों और कार्मिकों को उचित भोजन और आश्रय मिले और जो डिस्टेंसिंग है उसके स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि निर्यात के बढ़ाने पर जोर देना आज के समय की जरूरत है। इसके अलावा घरेलू उत्पादन के साथ इंपोर्ट का जो विकल्प है उसको तलाशा जाना चाहिए। बात करते हैं एसबीआई से अपडेट की। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने कल अपनी जो प्रमुख ब्याज दर है उसमें 15 बेस पॉइंट्स की कटौती कर दी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऊंची ब्याज दर वाली एक विशेष जमा योजना शुरू की है। इसके साथ 10 मई से मार्जिनल कॉस्ट और फंड ऑफ फंड्स पर आधारित ब्याज दर 7.4% से कम होकर 7.25% पर आ जाएगी। लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए बैंक ने रिटेल टर्म डिपॉजिट श्रेणी में एक नया उत्पाद एसबीआई वी केयर डिपॉजिट स्कीम शुरू की है। इस नए उत्पाद के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 वर्षों या उससे अधिक अवधि वाले रिटेल टर्म्स डिपॉजिट्स पर 30 आधार अंकों का अतिरिक्त प्रीमियम दिया जाएगा और ये योजना 30 सितंबर तक खुली रहेगी। तो नई योजना शुरू की है एसबीआई ने एसबीआई वी केयर डिपॉजिट स्कीम के नाम से और ये 30 सितंबर तक चालू रहेगी। हालांकि एसबीआई ने 12 मई से 3 साल की अवधि वाले रिटेल टर्म डिपॉजिट पर ब्याज दरों में कटौती कर दी है। बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की। हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी, उन्होंने कहा कि सरकार ने अगले 2 वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय सभी विवादों का सहमति से निपटारों के लिए लगातार काम कर रहा है। श्री गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए द सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ एक बैठक में कहा कि कारोबार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जब ऑटो उद्योग में नकदी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाने की जरूरत है। श्री गडकरी ने कहा कि अधिकारियों को ऑटो स्क्रैपिंग नीति को अंतिम रूप देने के लिए कहा गया है। इससे दीर्घकाल में कीमतें घटने में मदद मिलेगी। उन्होंने सुझाव दिया कि ऑटो विनिर्माण क्षेत्र में नकदी बढ़ाने के लिए विदेशी पूंजी से सस्ते ऋणों की संभावनाएं तलाशी जानी चाहिए। श्री गडकरी ने ऑटो उद्योग के जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश प्रत्येक जिले के अस्पतालों में वेंटिलेटर सहित बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य हो गया है। अब राज्य के जितने भी 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें कोविड-19 के मरीजों को हाई लेवल की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं। प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग लैब की संख्या बढ़कर 24 और कोरोना अस्पतालों में वेंटिलेटर युक्त बेड की संख्या लगभग 1300 हो गई है। बात करते हैं कोविड-19 की ट्रीटमेंट के बारे में। मध्य प्रदेश में इंदौर के एक निजी अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी इलाज के बाद कोरोना इन्फेक्शन के 4 मरीज ठीक हो गए हैं। ये काफ़ी अच्छी खबर है हमारे लिए। कोरोना इन्फेक्शन के उपचार की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण सफलता माना जा सकता है। ये अस्पताल जो है श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसमें प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग कुछ कोविड-19 रोगियों पर किया गया था और वहाँ के डॉक्टर के अनुसार इससे उन्हें ठीक होने में मदद मिली है। इंदौर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जल्दी इस थेरेपी का इस्तेमाल किया जाएगा। बात करते हैं हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एमएचआरडी की। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की है कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जो है जेईई एडवांस जो है वो 23 अगस्त को आयोजित की जाएगी। निशंक ने कहा कि जेईई की मुख्य परीक्षा 18 से 23 जुलाई के बीच आयोजित होगी, जबकि जो नीट है नेशनल एलिजिबिलिटी एंड कम एंट्रेंस टेस्ट वो 26 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। श्री निशंक ने आज प्रधानमंत्री शोध छात्रवृत्ति योजना द प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलो स्कीम जो है उसमें बदलाव की भी घोषणा की। ये योजना देश में शोध जो रिसर्च है उसको बढ़ावा देने के लिए घोषित की गई है। जो आईआईएस है, उसके अलावा आईआईटीज हैं और साथ में एनआईटीज, इनके अलावा अन्य जो यूनिवर्सिटीज होंगी उनके संस्थान के छात्र भी इस योजना का लाभ अब ले सकेंगे। इस चेंज के बाद पीएचडी कर रहे छात्र भी इस योजना में शामिल हो सकेंगे।
श्री निशंक ने कहा कि इससे उच्च शैक्षिक संस्थानों में गुणवत्ता युक्त शोध को बढ़ावा मिलेगा। हमारे यहाँ पे रिसर्च का भी कम होती है, तो इस तरह के डिसीजन गवर्नमेंट के जो होंगे वो रिसर्च को प्रमोट करने में काफी फायदेमंद है। बात करते हैं रेलवे मंत्रालय की। रेल मंत्रालय ने अपने 5231 यात्री डिब्बों को कोविड देखभाल केंद्रों के रूप में बदल दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के गाइडलाइंस के अनुसार इन डिब्बों का इस्तेमाल कोविड देखभाल केंद्रों के रूप में मामूली रूप से इन्फेक्टेड लोगों के लिए किया जा सकेगा। ये डिब्बे ऐसे इलाकों में इस्तेमाल किए जाएंगे जहां राज्यों की स्वास्थ्य सुविधाएं समाप्त हो गई हैं और कोविड के संदिग्ध और जो कंफर्म केसेज हैं उनके लिए आइसोलेशन की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। कोविड देखभाल केंद्र बनाने के लिए कुल 215 स्टेशन को आइडेंटिफाई किया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की खबरें। बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 8 मई है। 8 मई 1879 को अमेरिका के जॉर्ज शेल्डन ने गैसोलाइन ड्राइवन ऑटोमोबाइल के लिए पहला पेटेंट फाइल किया था। 8 मई 1886 को अमेरिका के जॉन स्टिन्थ पेम्बरटन ने कोको कोला का आविष्कार किया। कोको कोला एक बड़ा फेमस ब्रांड है आजकल सॉफ्ट ड्रिंक का, आप जानते हैं। 8 मई 1899 को न्यूजीलैंड में जन्मे ब्रिटिश वैज्ञानिक तथा फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहे जाने वाले अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 2 विभिन्न प्रकार के रेडिएशन, जिन्हें अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स बोलते हैं, उनकी खोज को पब्लिश किया था। उन्हें 1908 में नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री भी मिला था। 8 मई 1933 को हमारे नेशनल लीडर महात्मा गांधी ने अपना 21 दिन का उपवास आरंभ किया। उन्होंने ये उपवास देश में जो अनटचेबल्स थे उन लोगों की दशा को सुधारने के उद्देश्य से किया था। गांधी जी ने कई उपवास किए हैं देश में, तो उनमें से एक ये भी था। 8 मई 1961 को समुद्र के खारे पानी को पेयजल में बदलने वाले पहले प्रैक्टिकल संयंत्र को फ्रीपोर्ट टेक्सास में खोला गया। तो ये पहला डिसैलिनेशन प्लांट था जो कि अमेरिका के टेक्सास शहर में खोला गया था। 8 मई 1978 को इटली के रिनहोल्ड मेसनर और ऑस्ट्रिया के पीटर हैबलर ने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की। इससे पहले जितने भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई हुई थी वो सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के साथ हुई थी, तो इन्होंने पहली बार बिना सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन लिए इस चढ़ाई को पूरा किया। 8 मई 1980 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्मॉल पॉक्स, जिसे हम हिंदी में चेचक की बीमारी कहते हैं, उसकी समाप्ति की घोषणा की थी। इसका लास्ट केस जो था वो बांग्लादेश में ही था, उसके बाद से इसको समाप्त घोषित कर दिया गया था। 8 मई 2014 को वर्ल्ड का सबसे पुराना एस्ट्रोलेब, इसे एक इंस्ट्रूमेंट होता जो हमारे जो नेविगेटर होते हैं वो यूज करते हैं, उसे ओमान के अल हलानिया आइलैंड के निकट खोजकर निकाला गया। जो पुर्तगाली जो एक्सप्लोरर थे वास्को डी गामा, ये उनके जहाज के मलबे से बरामद हुआ था और ये जहाज जो था वो 1498 के आसपास डूबा था। 8 मई 1884 को 1884 को अमेरिका के 33वें राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन का जन्म हुआ था। वे 1945 से लेकर 1953 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे और भारत की आज़ादी के समय यही अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों, ये थे आज के स्टैटिक फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू इट एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू दोस्तों, बाय।